हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एम्पायर का पार्ट टू। पार्ट वन कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे आर्यभट्ट जो उनके शासनकाल में थे, और महान कवि कालिदास, इनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन लोगों ने उसके समय साहित्य की रचनाएं की थी। तो साथियों, शुरू करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में क्या क्या कार्य किए थे और अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह किया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 375 में ईस्वी में वह गद्दी पर बैठे थे। 375 में नहीं, एक मिनट रुकिए, पैन ठीक कर लूं। तो 375 में वह गद्दी पर बैठे और 415 ईस्वी तक रहे थे। कब तक रहे थे? 415 ईस्वी तक वह रहे थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, किसका? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके पुत्र थे, और 375 में गद्दी पर बैठे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय को इस नाम से या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनके अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। क्या थे वो? देवगुप्त और देवराज। क्या थे? देवगुप्त, देवराज और देवश्री। यह नाम भी इनके क्या है, देखने को मिलते हैं, या इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देवगुप्त, देवराज और देवश्री। इनके दरबार में 9 रत्न थे साथियों। कितने रत्न थे? इनके दरबार में 9 रत्न थे। इसमें संस्कृत के महान कवि कालिदास, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कालिदास, हरिसेन, हरिसेन दोनों के दरबार में थे। एक तो समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी हरिसेन थे। अमर सिंह जो साहित्यकार थे, और धन्वंतरि जो चिकित्सक थे। कौन थे? धन्वंतरि चिकित्सक थे। देखिए, ये कौन है? ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट है। फिर कौन है? शंकु, वरुरुचि, अमर सिंह, वराहमीर, कालिदास, घटकरपर, धनत्वरी और छपड़क। ये इनकी 9 रत्न है साथियों, और आप इन्हें 9 के 9 को याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है यहाँ से कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न है। कोई 4 ऑप्शन दे देगा, या क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा 3 ऑप्शन और चौथा अलग दे देगा कि बताइए इसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन नहीं था। तो बस आपको बताना पड़ जाएगा। तो अगर आपको याद होगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इसे आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, ये इनके प्रसिद्ध थे रत्न, 9 रत्न। महान कवि कौन थे हमारे? महान कवि कालिदास, महान कवि कालिदास थे। चिकित्सक थे कौन? धनत्वरी, धनत्वरी इनके कौन थे? चिकित्सक थे, जो इनके दरबार में रहते थे। खगोल विज्ञानी वराहमिहिर थे। कौन थे? इनके 9 रत्नों में से खगोल विज्ञानी जो थे वो वराहमिहिर थे। कोशकार, कोशकार जो थे, जो कोशकार का कार्य पद संभाल रहे थे, वो अमर सिंह थे। अमर सिंह ने क्या किया था? कोशकार का कार्य संभाला था। वास्तुकार कौन थे? शंकु। यह क्या कर रहे थे? इनके शासनकाल में वास्तुकार का कार्य कर रहे थे। रत्न फलित ज्योतिषी, रत्न फलित ज्योतिषी, इसका कार्य किसने संभाला? तो साथियों, इसका कार्य संभाला था छपड़क ने। व्याकरण, जैसे कहते हैं ना व्याकरण, तो व्याकरणज्ञ का जो कार्य संभाला वो किसने संभाला? बरुरुचि ने। कौन थे? बरुरुचि। और जादूगर बेताल भट्ट। और कूटनीतिज्ञ कौन थे? घट कर पर कूटनीति की थे। तो साथियों, ये इनके 9 रत्न थे, और 9 रत्न से इनके क्या क्या संबंधित कार्य थे वो मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से इनको याद करेंगे, और जो मैंने आपको इनके कार्य बताए वो कार्य भी, क्योंकि साथियों एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि चिकित्सक कौन थे, या इनके रत्न फलित ज्योतिषी कौन थे, या कालिदास कौन थे, या जो आपके हैं ये बेताल भट्ट कौन थे। तो पूछ लेगा आपको इस तरह से कि इनके बारे में आप बताइए, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि कौन वो जो इनका इनके शासनकाल में थे वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आए थे? एक फाहियान आए, फाहियान थे बौद्ध यात्री, जो चीन के रहने वाले थे। कहाँ के? चीन के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कब आया था? भारत शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में
फाहियान भारत आए। शकों पर विजय प्राप्त की किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब साथियों आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि शकों पर विजय किसने प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त की। और फिर चांदी के सिक्के चलवाए शकों की विजय की उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध यात्री कौन आया था? तो फाहियान आए थे। या फाहियान कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री। या चीनी यात्री कौन था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? तो वो कहे कौन था? वह फाहियान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से आपके कई सारे क्या होंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। और याद रखना आप भी भूलना सको वाला, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। फाहियान क्वेश्चन तो आता ही बहुत है, बहुत क्वेश्चन आता है फाहियान का। लेकिन सको, जो सको का क्वेश्चन है कि सको पर किसने विजय प्राप्त की थी, उसका क्वेश्चन भी बहुत आता है। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान में मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। क्या? मेहरौली लेख स्तंभ प्राप्त हुआ है जो कुतुब मीनार के समीप है। कहाँ है? जो कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। और इस वर्णन से, चंद्र नामक से अनुभव हम अनुमान लगाते हैं कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन उस नाम के मिलने के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली, ये देखिए, ये मेहरौली कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास। कहाँ पे है? ये है मेहरौली में। तो ये साथियों कुतुब मीनार के पास में स्थित है। और इस पर कुछ इस प्रकार का क्या है, लेख लिखा गया है। आपसे पूछ लेगा कि मेहरौली जो स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, तो यह साथियों कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? कुतुब मीनार के पास। साथियों इतनी सदी इसको बीत चुकी, पर फिर भी यह खुली हवा में रखा हुआ है। फिर भी साथियों इस पर जंग नहीं लगती। क्या नहीं लगती? इस पर जंग नहीं लगती इस स्तंभ पर। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनके पुत्र कुमारगुप्त। कौन हुए? कुमारगुप्त। इन्हें गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त को शक्रदित्य भी कहा जाता था। क्या? शाक्रदित्य कुमारगुप्त को कहा जाता था। जबकि विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? तो विक्रमादित्य कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक जो हुआ वह कौन था? वह कुमारगुप्त प्रथम। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उनका पुत्र कौन था? उनका पुत्र स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी इनके पुत्र कौन थे? स्कंदगुप्त इस वंश के अंतिम महान सम्राट थे। यानी कि इसके बाद, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी इस वंश में महान शासक नहीं आया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। किसका? सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत पर स्थित है सुदर्शन झील, उसका। अब साथियों वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन ये बनता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो कराया था वो मौर्य वंश में इसका निर्माण कराया गया था। यानी कि मौर्य साम्राज्य था तब इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन स्कंदगुप्त ने क्या किया? इसका पुनरुद्धार कराया या इसकी मरम्मत कराई थी। यह नदी क्या हो रखी थी? झील जो काफी गंदी हो रखी थी, इसमें काफी कचरा फैल रखा था। तो स्कंदगुप्त ने उसे उसकी सफाई कराई अच्छे से, ताकि वहां के लोग उसे सिंचाई के कार्य में इस्तेमाल कर सके, इसीलिए। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने कराया सुदर्शन झील का, तो आप क्या कहेंगे? मौर्य वंश के शासकों ने क्या कराया? इसका निर्माण कराया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो यह थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त इस वंश के अंतिम शासक थे। संस्कृत उपलब्धियों के कारण साथियों इस वंश को क्या कहा गया? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा गया? किसे कहा गया? तो गुप्त वंश को या गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया। साथियों इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका कोई जवाब नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये इसे अच्छे से याद कर लेंगे, एक बार दिमाग में बिठा लेंगे। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। क्या इसका हुआ? संस्कृत साहित्य का। महान कवि, जो महान उस समय कवि, बहुत महान कवि रहे, कालिदास।
जिन्हें संस्कृत का महान ज्ञाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत का महान ज्ञाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इनकी महाकाव्य, इनकी रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? कुमार संभवम। साथियों इन्हें आप याद कर लीजिएगा, जितनी रचनाएं इनकी हैं हर एक रचना महत्वपूर्ण, बहुत ही अधिक। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहारम। साथियों जो मैंने आपको बताई हैं ये रचनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा? कोई भी आपको 4 रचनाएं दे देगा, उसमें से एक अलग और 3 इनकी दे देगा, 3 इनकी दे देगा, एक अलग दे देगा, और पूछेगा कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो आप लगा देंगे आंसर, और आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये जितनी भी रचनाएं हैं सारी पढ़ के जाइएगा। देखिए जो मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों ही जो इन्हों की रचनाएं हैं दोनों ही प्रेम पर हैं। किस पर? प्रेम पर आधारित है। इन दोनों में प्रेम भावनाओं का क्या है? वर्णन किया गया है कालिदास के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक, जिन्होंने मृक्ष कटिकम की रचना की। बहुत बार पूछता साथियों कि मृक्ष कटिकम की रचना किसने की, उसके रचयिता कौन थे? तो शूद्रक इसके रचयिता थे। और शूद्रक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कवि हरिसेन जो किसके समय थे? समुद्रगुप्त के समय थे। इन्होंने क्या किया था? इलाहाबाद प्रशास्ति की रचना की थी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने उसमें काफी प्रशंसा की है समुद्रगुप्त की। तो हरिसेन ने चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त दोनों के दरबार को सुशोभित किया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कवि रहे? तो कौन रहे? हरिसेन दोनों के दरबार में रहे। विष्णु शर्मा ने काल में पंचतंत्र का संकलन किया। यानी विष्णु शर्मा ने इस काल में किसका किया? पंचतंत्र, या पंचतंत्र का संकलन किसने किया? तो विष्णु शर्मा ने किया। अमर सिंह ने संस्कृत में अमरकोश की रचना की। किसने की साथियों? अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और विशाख दत्त ने क्या किया? मुद्रा राक्षस की रचना की। मुद्रा राक्षस से साथियों चंद्रगुप्त जो थे इनके या फिर गुप्त साम्राज्य के वंश में काफी सटीक जानकारी मिलती है। किसने की? विशाख दत्त की रचना। विशाख दत्त ने की मुद्रा राक्षस की रचना। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की। और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, और ये पूछा जाएगा कि सबसे सटीक जानकारी जो मिलती है तो किससे मिलती है? यह मिलती है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के रचना से। वराह मिहिर मैंने आपको बताया था अभी, ने वृहत संहिता लिखी। क्या लिखी? वृहत संहिता लिखी। वह एक खगोल शास्त्री और एक ज्योतिषी थे। कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषी भी थे। कौन थे? वराह मिहिर। किसकी रचना की इन्होंने? वृहत संहिता की। ये साथियों जितने भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, एक को एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ महत्वपूर्ण, आप उसे आराम से पढ़िएगा। श्रुत ने चिकित्सीय ग्रंथ श्रुत संहिता की रचना की। अब श्रुत कौन थे? इनका चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक। इन्होंने चिकित्सीय ग्रंथ श्रुत संहिता की क्या की थी? रचना की थी। किसने? श्रुत ने। ये साथियों आर्यभट्ट है, और ये कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद हमारे भारतीय और आर्यभट्ट की तारीफ की है। इन्होंने क्या कहा कि हमें भारतीयों का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने हमें गिनती सिखाई। इसके अभाव में कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज संभव नहीं थी। तो साथियों आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य की खोज की थी, और जिसकी तारीफ खुद अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है। क्योंकि साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई भी विज्ञान या कोई भी वैज्ञानिक उसकी खोज नहीं कर सकता था जिसकी खोज मैथमेटिक्स से इन्होंने आर्यभट्ट ने कर दी, जो महान गणितज्ञ थे भारत के। तो साथियों ये बताता है कि हमारे शिक्षा का स्तर कितना अधिक था उस समय। लेकिन हमारे शिक्षा का जो स्तर है साथियों वो धीरे धीरे कम होता चला गया है, और उसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। कि पहले हम इतने शिक्षित थे, देख रहे हैं आप, खुद विदेश के लोग, खुद इतने बड़े महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमारे भारत की तारीफ की है, हमारे भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की तारीफ की है। लेकिन आज हमारी शिक्षा का स्तर ना थोड़ा लो हो गया, तो जरूरत है फिर से हम लोगों को इसे बढ़ाने की। किसकी बढ़ाने की? ये देखिए अभी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखी। क्या क्या लिखे थे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। बहुत बार साथियों क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य सिद्धांत किसने लिखा?
यह सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किसने लिखा था सूर्य सिद्धांत को? आर्यभट्ट ने लिखा। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी कि सर्वप्रथम अगर किसी ने बताया तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और साथियों उस समय जब बताया था तो कोई भी मशीन नहीं थी। ये इतने बड़े गणितज्ञ थे कि इन्होंने अपने अनुमान अपने विवेक के अनुरूप ही बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रही है। इतने बड़े महान गणितज्ञ थे। तो साथियों बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें इनसे कि जब कोई भी मशीन नहीं थी उसके बावजूद इतनी सटीक जानकारी देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग के पास आज क्या है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी मशीन है, कई सारी लैब है, उसके द्वारा हम पता कर पाते हैं। पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पर फिर भी इन्होंने एकदम सटीक जानकारी दी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी, यानी कि शून्य की जो खोज की वो किसने की? वो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने पाई का मान भी दिया। साथियों पाई का मान किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। बहुत बार एग्जाम में आता है कई बार, और आज भी हम लोग पाई का मान पढ़ते हैं कि पाई का मान किसने दिया? आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया। बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे ये। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया का। क्या कहा जाता था? रुपया का। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत जो थी वो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पाई का मान है वो किसने दिया था? वो दिया था आर्यभट्ट ने। और मान क्या था? 3.14। क्या मान था इसका? 3.14। ये हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हैं। ये सब हम सबको इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि साथियों इन्होंने तो वो काम कर दिया जो हम लोग आज हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं फिर भी हम नहीं कर पा रहे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनसे कुछ सीखेंगे और इनके विवेक की तरह अपना विवेक भी, अपना दिमाग भी क्या करेंगे? तेज करेंगे। तो साथियों हमारा क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य कंप्लीट होता है। अब कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, पहले पार्ट 1 के, फिर पार्ट 2 के क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कल इसे अच्छे से क्या होंगे? पढ़ के आएंगे, ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। तो जिन्होंने साथियों क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम कल इसी के साथ।